देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये जेपी नड्डा। जेपी नड्डा 12 साल से लगभग मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। जेपी नड्डा की अचानक उनको थोड़ी सी घबराहट होती है, सीने में दर्द होता है। तुरंत वो मेदांता नहीं जाते हैं, अपोलो नहीं जाते हैं, फोर्टिस नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, सीधे इनको जाया जाता है एम्स जो दिल्ली का हॉस्पिटल है। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर इनकी एंजियोग्राफी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है और देश के टॉप डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब जेपी नड्डा जी की हालत स्थिर है, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और कार्डियोलॉजी हृदय विभाग में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए, ये एम्स के बाहर सुबह की तस्वीर है। ये आम लोगों की तस्वीर है जहां वो अपने परिजनों को दिखाने के लिए या खुद दिखाने के लिए लाइन लगे हुए हैं। अब बताइए, इस देश में 12 साल में देश की राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी हॉस्पिटल बड़ा नहीं बनाया है। हाँ, उसने नाम जरूर चेंज किया है। RML राम मनोहर लोहिया के नाम में उन्होंने आगे अटल बिहारी वाजपेयी लगा दिया है, लेकिन एक भी बड़ा अस्पताल देश की राजधानी दिल्ली में 12 साल में नहीं बना। यही जेपी नड्डा, इन्होंने शान से कहा था कि इनके हर जिले में इनका बड़ा पार्टी दफ्तर बन गया है। जेपी नड्डा दीर्घायु हों, जेपी नड्डा जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन सवाल इस देश के मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसी देश में आपके बच्चे के लिए स्कूल तक नहीं है। क्या इस देश का आम आदमी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकता है? क्या दिल्ली के एम्स में उसको बेड मिल जाएगा? क्या दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में उसको आसानी से बेड मिल जाएगा? क्या पटना के PMCH में, IGMS में या एम्स में उसको बेड मिल जाएगा? क्या उसको गोरखपुर के एम्स में आसानी से बेड मिल जाता है और क्या उसमें सुविधाएं हैं? एक बड़ा अभियान चला था कि देश भर में एम्स खोले जाएं, खोला भी गया, लेकिन क्या उनका स्तर दिल्ली एम्स जैसा हुआ? और बीजेपी ने इस देश में 12 साल से सत्ता में कितने एम्स बनाए? ये जो दिल्ली का एम्स है वो नेहरू के समय का बना हुआ है, RML भी पुराना अस्पताल, ये 2 बड़े अस्पताल हैं। तो सवाल है कि इस देश के जनता का इलाज होना संभव है क्या? 12 साल हो गया सर। 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड का पूरे देश में डंका पीटा गया। क्या इस देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 5 लाख में आपका इलाज हो पा रहा है? और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या गारंटी है कि इलाज होगा? कौन है डॉक्टर, कैसा है डॉक्टर, किसको पता? सरकारी अस्पताल में कम से कम ये तो पता है कि जो जूनियर रेजिडेंट है वो भी कम से कम MBBS होगा, एग्जाम दे के आया होगा। जो सीनियर रेजिडेंट है वो MD होगा। और जेपी नड्डा साहब तो देश के मंत्री हैं, ये तो जा सकते थे देश के किसी भी नामी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में, एम्स में ही क्यों गए? मैं इसीलिए कह रहा हूं, भारत के जो सफल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, या तो उनके लिए एम्स जैसे अस्पताल में जगह है या वो फिर विदेश में इलाज कराते हैं। लेकिन आम आदमी का क्या? लेकिन इस देश के आम आदमी को अब बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर। आप सोचिए कि क्या आपका बजट है, आपका बच्चा, आपके परिजन बीमार हुए तो आप प्राइवेट अस्पताल में दिखा लेंगे, उसका खर्चा अफोर्ड कर लेंगे? सच्चाई तो यह है कि जिन लोगों के पास हेल्थ क्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस है हेल्थ का, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से घबराते हैं कि क्या पता क्या नया अनहोनी हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, आप पूरे दुनिया का मॉडल देख लीजिए, चाहे इंग्लैंड हो, यूरोप हो, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स में जमीन आसमान का फर्क है। वहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी नकेल है, लेकिन सरकारी अस्पताल सबको स्वास्थ्य मुहैया कराता है। क्या भारत का हर आदमी अपने ही जिले में, अपने ही स्टेट में और देश की राजधानी दिल्ली में, क्या उसको आसानी से बेड मिल जाएगा?
मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जब खुद एम्स गए हैं तो उनको सद्बुद्धि आएगी और कम से कम वो नए, कम से कम इस देश में जितने राज्य हैं उतने तो एम्स खुल ही जाने चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? पीएम केयर्स फंड में कहा जा रहा है कि 8,000 करोड़ है। सोचिए, इस देश के धन्ना सेठों ने 10,000 करोड़, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, बीजेपी को चंदा दिया है। क्या इन पैसों से सरकारी अस्पताल, अरे सर आप 50 साल नहीं 100 साल राज करते, इस देश की जनता को कोई नफरत है क्या आपसे? कोई पार्टी राज करे, उनको तो स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। आपको इसलिए तो लोग लाए थे, लेकिन आपने कहां फंसा दिया लोगों को। एक एक करके इन तस्वीरों को देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। आजमगढ़ में बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, स्कूल में टीचर नहीं है। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, हिंगोली में टीचर शराब पी के आता था, उसको अब हटाया गया है, 2 टीचर की कमी है। और इस देश में बीजेपी क्या कर रही है? वंदे भारत राष्ट्रगीत का अपमान हो गया, ये नारा है। बीजेपी जानबूझकर लोगों को इमोशनल बनाती है और इमोशनल मुद्दे को टच करती है। बीजेपी की राजनीति है गाय गोबर गौमूत्र। सोचिए, यूपी में 7 रुपये मिड डे मील पर आता है और गाय के लिए 50 रुपये आता है। अरे सर, गाय भी बचाइए, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन बच्चों को तो बचाइए। लखनऊ में सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, सड़क पर आ गए। आजमगढ़ में टीचर नहीं है, बच्चे सड़क पर आ गए। गाजीपुर में बच्चे सड़क पर आ गए। पटना में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आप सोचिए इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, शुक्रिया अभिजीत दीपके। कम से कम 20 जुलाई के बाद से अभिजीत दीपके ने देश की आंखें खोल दी हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप बताइए कि इस देश के लिए, आपके लिए स्कूल जरूरी है कि नहीं, अस्पताल जरूरी है कि नहीं? क्या आपके घर में आपका बच्चा या आपके परिजन कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार पड़ेगा तो आपकी हैसियत है कि आपको सरकारी स्कूल में बेड मिल जाए जैसे नड्डा साहब को मिल गया? या आपकी हैसियत है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा ले? और प्राइवेट अस्पताल में जाने से लोग डरते हैं कि वहां जाएंगे मरीज बनकर और पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। सरकारी अस्पताल यहां हॉस्पिटल नहीं है, होटल के तब्दील हो चुका है, लूट का अड्डा बन चुका है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है। तो सोचिए, जेपी नड्डा को जब अपना इलाज करवाना था तो वो एम्स गए, वो प्राइवेट में नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर इस देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में है, सरकारी हॉस्पिटल में है, और वहां रिजर्वेशन भी लागू है। इस बार भी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट ने, एमबीबीएस छात्र ने वहां टॉप किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देश भर में स्कूल के लिए बच्चे, सोचिए बच्चे कमर भर पानी में हैं। बीजेपी ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। आप सोचिए, बीजेपी ने हर जिले में अपना पार्टी का दफ्तर बनाया, यहां तक कि हर जिले से ज्यादा दफ्तर बना लिया। उसके शहरों में आलीशान दफ्तर बने हैं, चाहे आप भोपाल में देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ में देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, दिल्ली का 5 स्टार उसका ऑफिस देख लीजिए। लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि आपने कितने एम्स बनाए, कितने, वो दरभंगा वाला एम्स बना कि नहीं, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। कितने आईआईटी बनाए। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश का टीवी अखबार को रोज आदेश आता है कि आपको बहस करना है स्कूल पर नहीं, अस्पताल पर नहीं, नौकरी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को दिखता नहीं है? सब दिखता है, लेकिन इनको आदेश आता है कि आपको वंदे मातरम पर बहस करना है, आपको गाय गोबर गौमूत्र पर बहस करना है, लोगों की भावनाओं से खेलना है। ये बहस नहीं करेंगे कि मंदिरों में 2 लाइनें क्यों लगी है, एक लाइन धन्ना सेठों के लिए और एक लाइन गरीबों के लिए, उस पर भी ये बहस नहीं करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं इस देश के लोगों से, खासकर गरीब लोगों से, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो गरीब हैं, कि आप अपने बच्चों का भविष्य समझिए और सरकार से सवाल पूछिए। और ये टीवी अखबार आपका दुश्मन है,
ये सरकार का प्रोपेगेंडा चलाता है। सोचिए, रोज 2 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट पर। 6,800 करोड़ योगी आदित्यनाथ ने खर्च किया है 8 साल में। सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने 8 साल में 6,800 करोड़ खर्च किया है। प्रधानमंत्री ने 6,000 से करोड़ से ज्यादा खर्च किया है 12 साल में। प्रधानमंत्री केयर फंड में 8,000 करोड़ रुपए है, ये हिसाब दिया जा रहा है। ये भी कांग्रेस जनता पार्टी ने पूछा था। और बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए है और बीजेपी ने हर जिले में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई पार्टी आए उससे सवाल पूछिए कि स्कूल कितने बनाए, अस्पताल कितने बनाए, रोजगार का क्या किया। जब तक आप धर्म के नाम पर वोट करेंगे, जब तक आपके इमोशन से, जब तक आपके भावनाओं से खेला जाएगा, बीजेपी यही कर रही है और इसमें उसका टीवी अखबार मददगार है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।